वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। हम कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री और आज 140 क्वेश्चन हमारे पिछले क्लासेस में ख़त्म हो चुके हैं और आज हम 25 से 30 क्वेश्चन और करने वाले हैं। जो इसमें जो वंश आएंगे आपके, ये हर्षवर्धन वाला जो आपका पुष्यभूति आता है, दक्षिण भारत के जो वंश थे यहाँ तक मैंने आज आपको कंप्लीट करवाया। और ये जो इसके बाद हम करेंगे सल्तनत काल। ठीक है, भारत में जो अरबों का आक्रमण, सल्तनत काल, मुगल काल वगैरह, तो ये प्राचीन भारत लगभग लगभग यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो जो ये पुष्यभूति वंश होता है, ये पुष्यभूति वंश कौन सा होता है? ये पुष्यभूति वंश आपका होता है हर्षवर्धन वाला वंश। ठीक है, तो ये गुप्त वंश के बाद जो वंश आते हैं उनमें मोखरी है, पुष्यभूति है, इस प्रकार के वंश आते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो वो था, एक पुष्यभूति वंश था और इसका जो संस्थापक राजा था वो था पुष्यभूति। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति था। अब इस पुष्यभूति की राजधानी कहाँ पे थी? वो थी आपके ऑप्शन नंबर है थानेश्वर में। ये थानेश्वर अगर पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पे है? हरियाणा में जो आपका कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र जिले में एक स्थान है आपका थानेश्वर स्थान। ठीक है, तो हरियाणा में है, राज्य पूछा जाएगा हरियाणा, स्थान है आपका जिला कुरुक्षेत्र और स्थान अभी जो नाम है वो इसका थानेश्वर। किसकी राजधानी थी? पुष्यभूति की। चलिए नेक्स्ट है, हर्षवर्धन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा था। ठीक है, तो इसका एक अन्य नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हर्षवर्धन का जो अन्य नाम है, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए शिलादित्य। हर्षवर्धन को शिलादित्य नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? अब पुष्यभूति ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? थानेश्वर। अब जो महान राजा होता है हर्षवर्धन, अब हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो हर्षवर्धन ने क्या किया? अपनी राजधानी थानेश्वर की जगह हटा करके हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई है? बनाई है उन्होंने कन्नौज। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं? वो अपनी राजधानी कन्नौज पे बनाते हैं। और ये कन्नौज को अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं? एक राजा होता है शशांक, तो शशांक को पराजित करके वो कन्नौज का अधिकार कर लेते हैं और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ठीक है, ये इसमें एक स्टोरी टाइप की, अगर आपको समय रहता जैसे काफ़ी सारा, तो ये पूरी स्टोरी टाइप की होती है कि हर्षवर्धन की बहन होती है, तो जो हर्षवर्धन की बहन होती है उनके पति को कुछ लोग मार डालते हैं। फिर क्या होता है, उनकी बहन को बंदी बना देते हैं। फिर क्या होता है, इनके इनके भाई क्या करते हैं, इनके भाई फिर अपनी बहन को छुड़ाने जाते हैं। इस प्रकार से बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है। शशांक वहां से उभर कर आता है। ठीक है, शशांक क्या करता है, एक्चुअल में हर्षवर्धन का भाई राज्यवर्धन है, उसकी हत्या करता है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की हार हुई? हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन और एक पुलकेशिन द्वितीय एक राजा है। ठीक है, इनके बीच में एक युद्ध होता है और उस युद्ध में आपका हर्ष की हार हो जाती है। तो किस युद्ध में हर्ष की हार होती है और क्या होता है? हमें नदी का नाम बताना है। तो यहाँ पे नदी आती है आपकी नर्मदा। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, आपका हर्षवर्धन की हार हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? शायद सभी लोगों को इसकी जानकारी होगी, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो हम कोई पॉइंट छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका हुएनसांग राजा है, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय किस स्थान पर प्रति 5वें वर्ष महामुक्ष परिषद का आयोजन होता था? एक समारोह का आयोजन करते थे हर्षवर्धन हर 5 वर्ष पे। तो हमें स्थान का नाम बताना है, तो यह है आपका प्रयाग। प्रयाग में हर्षवर्धन क्या करते थे? हर 5वें वर्ष महामुक्ष परिषद का आयोजन करते थे। और अगर पूछ लिया जाए कि भीमसांग किस समारोह में था, तो 6वें जो महामोक्ष परिषद थी वहां पर आपका भीमसांग शामिल था। निम्नलिखित में से किसकी रचना बाणभट्ट ने की? बाणभट्ट जो था वो हर्ष का क्या था? दरबारी कवि था। सभी जानते होंगे बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। और जो पुस्तकें लिखी हैं बाणभट्ट ने, वो है हर्षचरित और कादम्बरी।
प्रियदर्शिका जो है ये इनकी रचना नहीं है, ये किसकी रचना है, हर्षवर्धन की है। और बाणभट्ट की रचनाएं है हर्षचरित और कादम्बरी, यानी ऑप्शन नंबर डी ए व सी दोनों इसका सही उत्तर हो जाता है। पूछ लिया जाए कि बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्ष के शासन काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हर्ष का जो शासन काल है उसमें प्रांतों को कहा जाता था आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भुक्ति। ठीक है, भुक्ति कहा जाता था प्रांत को। और जो इसका शासक होता था उसका नाम मुख्यतः जो पूछ लिया जाता है उपरिक कहा जाता है। ठीक है, भुक्ति का जो राज शासक होता था वो क्या रहता था, उपरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष के शासनकाल में पुलिसकर्मियों को क्या कहा जाता था। तो हर्ष के शासनकाल में जो पुलिसकर्मी थे उन्हें कहा जाता था चाट और भाट। ठीक है, चाट या भाट पुलिसकर्मियों को कहा जाता था। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। हर्ष के शासनकाल में पुलिसकर्मी थे चाट या भाट। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख होता है। अभी मैंने बताया हर्षचरित किसकी रचना है, बाणभट्ट की रचना है। इसमें जो आपका हर्षकालीन जो शासन प्रशासन था उसके विषय में जानकारी है। तो सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है, तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। और तुला यंत्र से तात्पर्य आपका समझ रहे हैं जल पंप। ठीक है, तो हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर कुछ पुस्तकें दी गई हैं और उन पुस्तकों के रचनाकार दिए गए हैं। ठीक है, रचनाएं कौन कौन सी हैं, मत विलास प्रहसन किरातार्जुनीयम, और ये इधर है रचनाएं और ये है उनका रचनाकार। तो मत विलास प्रहसन की रचना करता है आपका, ये है आपका महेंद्र वर्मन। ये एक राजा थे आपके दक्षिण भारत के पल्लव वंश के। किरातार्जुनीयम की रचना करते हैं भारवी। नागानंद जो है वो रचना है हर्षवर्धन की। और 10 कुमारचरित जो रचना है वो आपकी दंडी की है। तो मत विलास प्रहसन है महेंद्र वर्मन की, किरातार्जुनीयम आपकी भारवी की रचना है, नागानंद हर्षवर्धन की है, और 10 कुमारचरित जो रचना है ये किसकी है, दंडी की है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के एकास मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इन एकास मंदिरों को रथ मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर ये पूछ रहा था कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर, इनका निर्माण किसने करवाया था। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाते हैं राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। और ये कौन से राजा हैं, ये पल्लव वंश के राजा हैं। तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के एकास रथ या रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगर पूछ लिया जाए कि रथों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर रथों की संख्या है 7। चलिए नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची किसके शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में तो भारत आया था, ये सबको पता है, लेकिन वो कांची भी गया था। तो वो कांची किसके शासनकाल में आया था। तो जो आपका ये ह्वेनसांग है ये कांची जाता है, और ये कांची किसके शासनकाल में जाता है, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। और नरसिंह वर्मन प्रथम से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। शायद एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और नरसिंह वर्मन प्रथम क्या था, एक पल्लव वंश का राजा था, दक्षिण भारत का राजवंश था। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख विशेषता थी। दक्षिण भारत के जो राजवंश चल रहे थे उसमें एक ऐसा है जिनकी प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है हमारा चोल, तो चोल राजवंश की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल काल जो 10वीं सदी में जो चल रहा था का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था। ठीक है, तो चोल काल में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। कावेरी पट्टनम जो था वो चोल काल का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण पथेश्वर की उपाधि किसने ग्रहण की थी। ये दक्षिणापथेश्वर है। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि कौन ग्रहण करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो राजा है पुलकेशिन द्वितीय, ये पुलकेशिन द्वितीय जो होते हैं वह दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। और एक किस वंश के राजा होते हैं, ये होते हैं चालुक्य वंश के राजा। ठीक है,
चालुक्य वंश के राजा होते हैं पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने दक्षिणा पथीश्वर की उपाधि धारण की थी। और अभी मैंने बताया कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, हर्षवर्धन हार जाता है। चलिए नेक्स्ट है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है। अभी ऐहोल अभिलेख है, इनका संबंध भी किससे है, आपका पुलकेशिन द्वितीय से है। किस वंश के राजा है, चालुक्य वंश के हैं। और चालुक्य भी 3-4 के चालुक्य वंश होते हैं, तो ये बातापी के चालुक्य राजा है पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने दक्षिणापदेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाता है, ये करवाता है आपका कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम ने, और ये किस वंश के राजा हैं आपके, कई बार ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रकूटों ने करवाया, और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। और एलोरा एवं एलिफेंटा के जो गुहा मंदिर हैं, गुफा मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया था, राष्ट्रकूटों के द्वारा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया, लेकिन एलोरा के और एलिफेंटा के जो गुहा मंदिर हैं, इनका निर्माण भी कौन करवाता है, राष्ट्रकूटों के समय ही होता है। नेक्स्ट है, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे। अब ये पाल शासक भी आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पाल वंश के जो शासक हैं, ये थे आपकी बौद्ध धर्म के अनुयायी। बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं इन लोगों के बारे में, और एग्जाम में मोस्टली पूछा भी नहीं जाता है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये पाल वंश का एक राजा था, जिनका नाम था धर्मपाल। तो धर्मपाल करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है, कल्हड़ किसका आश्रित कवि था। तो ये इस समय जो मैं आपको अभी ये लास्ट में जो है, ये सीमावर्ती वंश थे, पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर के राजवंश, गुर्जर प्रतिहार, इस तरह के जो कुछ वंश थे। तो यहाँ पर कल्हड़ को पूछा गया है। कल्हड़ जो आश्रित कवि था, कश्मीरी राजा हर्ष, ठीक है, एक कश्मीर का राजा था हर्ष, उसका आश्रित कवि था कल्हड़। और कल्हड़ ने किस पुस्तक की रचना की थी, राज तरंगे, जिसमें क्या है, कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। तो कल्हड़ की रचना कौन सी है, राज तरंगिणी, ठीक है। और जो अंतिम शासक जो जिसके बारे में राज तरंगिणी में लिखा है इन्होंने, वो है आपके जय सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके मध्य हुआ। अब यहाँ पर आपका धीरे धीरे अरबों का आक्रमण और सल्तनत काल की सल्तनत काल की स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो तराइन का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, इनके 2 युद्ध होते हैं। एक होता है 1191 में, एक होता है 1192 में। 1192 में तो पृथ्वीराज, 1191 में पृथ्वीराज तृतीय क्या होता है, विजयी होता है पृथ्वीराज चौहान। लेकिन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। 2 युद्ध होते हैं, 1191, 1192। 1191 वाले युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय जीत जाता है और 92 में वो हार जाते हैं। नेक्स्ट है, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया। तो मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सोलंकी राजाओं ने, उनके यानी सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का, अपने विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है राणा कुंभा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा व किसके मध्य हुआ था। तो खतौली का युद्ध होता है 1518 में, किसके मध्य होता है, ये आपके मेवाड़ के राजा होते हैं राणा सांगा, और किसके मध्य होता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी। तो राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच 1518 में खतौली का युद्ध होता है। तो आज हमने, मुझे लगता है कि 40 तो 25 क्वेश्चन हमने करे हैं। ये लगभग, ये आज मैंने आपको प्राचीन इतिहास लगभग हमारे 165 क्वेश्चन में ख़त्म किया गया है। और लास्ट में जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, हफ्ते 10 दिन बचे होंगे, तो कुछ और क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड करूँगी एग्ज़ाम के टाइम पे। अभी हम इतना पढ़ लेते हैं और कल से हम करने वाले हैं आपका
ये अरबों का आक्रमण और मतलब मीडिएवल हिस्ट्री जो आता है उसे हम बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, इतिहास नहीं पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।